हाँ, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अतुल पचलासिया। आज इस सेशन में हम टैक्सेस के बारे में बात करेंगे कि टैक्सेस कितने प्रकार के होते हैं और भारत में इनकम टैक्स में कौन-कौन सी ऐसी छूटें हैं जिनका लाभ पाकर हम लोग अपने पैसे बचा सकते हैं। तो पहले हम शुरुआत करते हैं टैक्सेस के बारे में कि टैक्सेस होते क्या हैं। देखिए, टैक्सेस वो राशि होती है जो हम भारत सरकार को पे करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को पे करते हैं। उसके बदले में सरकार हमें सुविधाएं देती है। सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं, स्वास्थ्य की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं, अन्य सुविधाएं जो हैं वो सरकार हमें उन टैक्सेस के बदले में देती है, क्योंकि सरकार के पास भी एक ही सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो होता है टैक्सेस। ठीक है, तो टैक्सेस वो कलेक्ट करती है नागरिक से। अब टैक्सेस होते हैं दो टाइप्स के, एक डायरेक्ट टैक्स होता है और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो हम सीधे सरकार को पे कर देते हैं। जैसे इनकम टैक्स, हमारी एक इनकम है, हम लोग सालाना जो भी आय कमाते हैं, सरकार के कुछ रूल्स हैं कि इस आय के ऊपर हमको इतना प्रतिशत टैक्स इनकम का अपना सरकार को देना पड़ेगा, वो हम डायरेक्ट सरकार को पे करते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का टैक्स होता है वो होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या होता है कि हम सरकार को ना पे करते हुए वो किसी माध्यम से हम उसको पे कर देते हैं। जैसे हमने कोई मेडिसिन्स खरीदी, मेडिसिन्स के बिल के ऊपर एक टैक्स लगा होता है। ठीक है, CGST, SGST, वो आप समझते होंगे क्योंकि आपने बिल्स पे किए होंगे, तो आप समझ रहे होंगे एक CGST होता है, एक SGST होता है। ठीक है, तो CGST और SGST एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है जिसमें कि हम लोग सरकार को डायरेक्ट ना पे करते हुए किसी माध्यम से उसको हम पे कर देते हैं। अब ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो कहाँ कहाँ लगते हैं, जैसे हॉस्पिटल्स में हो गए, रेस्टोरेंट्स में हो गया, या हम जो भी चीज़ खरीदते हैं, इवन हम एक बिस्किट का पैकेट क्यों ना खरीदें, हम इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दो प्रकार के टैक्सेस हमारे देश में अभी चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टैक्सेस के बारे में, इनकम टैक्सेस के बारे में, कि जहाँ पर हमें छूट दी गई है। इन छूटों को अगर आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत हम करते हैं सबसे पहली छूट से, वो EPF की इनकम से। EPF मतलब प्रोविडेंट फंड का जो पैसा होता है, जो भी आपका एम्प्लॉयर है, जो भी आपका नियोक्ता है, वो आपकी सैलरी में से कुछ हिस्सा आपकी EPF में जमा करता रहता है। जब वो PF हमें मिलता है, जब हम नौकरी छोड़ देते हैं, खास करके शासकीय कर्मचारियों के लिए जब वो नौकरियां छोड़ देते हैं, जो PF में उनका जो पैसा होता है वो उनको पैसा इकट्ठा मिलता है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स नहीं लगता है, लेकिन देयर इज़ ए कंडीशन फॉर दैट कि जो भी PF के अंदर रकम जमा हो रही है वो आपकी बेसिक सैलरी के 12% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर वो 12% से अधिक है तो 12% से जितना भी अधिक है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी जो इनकम होती है वो शेयर या म्यूचुअल फंड या इक्विटी से। शेयर मार्केट में अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट किया, अगर साल भर में आपने 1 लाख रुपए तक का ही रिटर्न लिया है तो वो टैक्स फ्री है, वो जो इनकम है आपकी वो टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आपने 1 लाख रुपए से ज़्यादा शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड से कमाए हैं, इक्विटी से कमाए हैं, तो उसके ऊपर जो 1 लाख रुपए की से ऊपर की जो आपकी इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 1 लाख रुपए तक आपको उसमें छूट मिलने वाली है। तीसरी जो छूट मिलती है वो शादी में मिले गिफ्ट्स के ऊपर। जो शादियों में हमें हमारे रिश्तेदार, दोस्त, नातेदार जो हमें तोहफे देते हैं, उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स में हमें उसमें छूट मिलती है। लेकिन ये छूट सिर्फ 50,000 तक ही है। ये छूट सिर्फ 50,000 तक के तोहफ़ों पर ही है। 50,000 रुपये से अगर हमें कोई बड़ा तोहफ़ा मिलता है, ज़्यादा कीमत का तोहफ़ा मिलता है, तो उस पर हमें टैक्स भरना पड़ता है। ये जो इसके ऊपर भी एक कंडीशन ये है कि ये जो तोहफ़ा है ये शादी के 6 माह के अंदर हमें मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शादी आज हुई है और साल भर बाद हमें तोहफ़ा मिला और हम उसके ऊपर इनकम टैक्स बेनिफिट लेने गए, नहीं। शादी के 6 माह के अंदर अगर हमें कोई तोहफ़ा मिला है 50,000 रुपये तक की कीमत वाला, तो उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा। चौथी इनकम जो होती है आपके सेविंग्स अकाउंट, जो आपके सेविंग्स अकाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जो ब्याज मिलता है वो अगर सालाना 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, सालाना 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं है, मतलब सेविंग अकाउंट पे अगर आप सालाना 10,000 रुपये का ही ब्याज लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है उस इंटरेस्ट के ऊपर। उस 10,000 रुपये तक
आपको कोई टैक्स नहीं लगने वाला। अगर वो 10,000 रुपये से ज़्यादा है तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप फर्म से मिला हुआ प्रॉफिट। अगर कोई आप पार्टनरशिप फर्म है आपकी, अगर उससे आप कोई आय अर्जित कर रहे हैं, उससे अगर कोई आप आय अर्जित कर रहे हैं तो उस इनकम के ऊपर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलेगा, उसके ऊपर आपका कोई टैक्स लगने वाला नहीं है, पर इंडिविजुअल लगेगा। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म में पहले ही टैक्स जमा कर लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब वो फर्म का टैक्स भरते हैं तभी वो उस इनकम का टैक्स भर देते हैं। इसलिए पार्टनरशिप फर्म से अगर आपको कोई प्रॉफिट हुआ है तो उसमें आपको अलग से कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है जीवन बीमा क्लेम या मैच्योरिटी पे मिलने वाले पैसे। आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है, वो कोई मैच्योरिटी हुई है या कोई क्लेम आपको मिला हुआ है तो उस पर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है, उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगते हैं। ठीक है, इसके बाद वीआरएस में मिली हुई रकम। वीआरएस मतलब कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विस फ्रॉम सर्विसेज, राइट। अगर आप समय से पहले, जैसे कि हमारे देश में क्या है, 60 साल में कुछ सर्विस है उसमें 60 साल में रिटायरमेंट है, कुछ में 62 में से रिटायरमेंट है, कुछ में 65 में रिटायरमेंट है। अगर आप समय से पहले रिटायरमेंट लेते हैं तो उसको वीआरएस कहा जाता है। वीआरएस लेते हैं तो वीआरएस के बाद जो आपको पैसा मिलता है उसमें आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है, पर वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही मिलने वाला है। 5 लाख रुपए से अगर वो ज़्यादा होता है तब आपको उसके ऊपर टैक्स लगेगा, डेफिनेटली आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो कंडीशन है वो एप्लीकेबल है ओनली सरकारी कर्मचारियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको बेनिफिट मिलता है, इनकम टैक्स बेनिफिट, वो मिलता है विरासत या वसीयत में मिली संपत्ति। मतलब विरासत में आपके पूर्वज अगर आपको कोई घर दे के चले गए हैं, कोई संपत्ति दे के चले गए हैं, कोई नगद रुपया दे के चले गए हैं, कोई जवारत दे के चले गए हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्सेस लगना है, खास करके नगद या फिर जो जेवरात हो गए, ठीक है, तो उनके ऊपर आपको कोई इनकम टैक्स नहीं लगना। लेकिन अगर आप उन एसेट से कोई इनकम करते हैं, अगर उन एसेट से अगर आप कोई इनकम करते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको ऊपर टैक्स लगने वाला है। लेकिन उस समय जो वसीयत में आपको चीज़ें मिली हैं उसमें आपको इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपसे कोई इनकम करते हैं तो फिर आपको इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर इनकम। ये सभी को पता है कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो हमारे देश के अंदर टैक्स फ्री है, पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। एग्रीकल्चर इनकम पर कोई भी टैक्स लगने वाला नहीं है। ठीक है, ये पूरी तरीके से अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म भी बनाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या फिर कोई कंपनी बनाते हैं, या फिर कोई आप कृषि फर्म बनाकर एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। नेक्स्ट आता है बिजनेस में खिलाने पिलाने पर। मतलब अगर आप कोई बिजनेसमैन हैं, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई खर्च कर रहे हैं, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो आपने लोगों को अगर कोई पार्टी दी है तो उसके ऊपर आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके ऊपर कोई टैक्सेस नहीं लगने वाले। ठीक है, तो साथियों ये कुछ इनकम टैक्स बेनिफिट्स के विषय में था कि ये जो आय हैं, जो आय मैंने आपको बताई हैं, इनसे अर्जित अगर कोई आय आप करते हैं, इनके द्वारा की गई अर्जित आय से आपको डेफिनेटली इनकम टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है। मेरी इस बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हैं, तो कृपया करके सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि इससे आपके पैसे बचने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।